अगर हम बात करें बच्चे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, तो इसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। उन सारे फैक्टर को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्लांट फैक्टर, मतलब जो इंटरनल फैक्टर है, जो प्लांट की बॉडी से रिलेटेड है, और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो उसके सराउंडिंग के जो फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसको हम रखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर में। ठीक है। प्लांट फैक्टर मतलब कौन कौन से, जैसे कि नंबर ऑफ लीव्स कितनी है उसकी, जितनी ज्यादा लीफ होंगी उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि उतने ज्यादा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, समझ रहे हो, उतनी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। फिर साइज ऑफ लीफ जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी, सरफेस एरिया जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी, उतनी ज्यादा सनलाइट को रिसीव करेगा, उतनी ज्यादा सनलाइट रिसीव करेगा, उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है, कि वो डायरेक्टली फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर तो डिपेंड करे। जितना ज्यादा वो फेस करेगा लाइट को, उतना ही ज्यादा क्या होगा बताओ, फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा करेगा। ओरिएंटेशन कैसा है उसका, मीजोफिल के नंबर कितने ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मीजोफिल जितना उसका वाइड होगा उतने ज्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस चलेगी, क्योंकि मीजोफिल की सेल ही मेनली रेस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जितना ज्यादा रहेगा, फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, सही बात है, जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतना ज्यादा। ठीक। एज ऑफ लीफ की जब बात करोगे तो क्या होगा, अगर बूढ़ी लीफ है, सेनिसेंस लीफ है, तो फोटोसिंथेसिस कम करेगी। यंग लीफ है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगी, तो ये एज की बात हो गई। और इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा। इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन मतलब क्या, कि उस लीफ के अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन कितनी है। लीफ के अंदर क्या होता है बच्चे, अगर इंटरनल कंसेंट्रेशन CO2 की ठीक ठाक है तब तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गई, अगर CO2 की कंसेंट्रेशन, इंटरनल कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो ये क्या करता है, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करा देता है। क्या करा देगा ये, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और आप समझ रहे हो, अगर स्टोमेटा बंद हो गई तो फिर CO2 का लेन देन बंद हो जाएगा। यानी समझ में आ गया कि इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन अगर कम हो गई तो फिर क्या होगा, CO2 का लेन देन कम, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम गौर करें, जितने फैक्टर आपने देखा है किस पर डिपेंड करेगा बताओ, कि प्लांट के अंदर लीफ कैसी होगी, लीफ का साइज क्या होगा, ये सब प्लांट की जीन्स पे डिपेंड करेगा ना, कि प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैसा है। एकदम भाई सही बात है, जिसका जो जेनेटिक मेकअप होगा, जिसके अंदर अगर बात करो TT है तो वो ड्वार्फ ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर वो कैपिटल T है तभी तो टॉल प्लांट होगा, तो वही बात है। उसके अंदर जीन कैसी है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि उसका ओवरऑल बॉडी कैसे डेवलप हो रहा है। और दूसरी बात क्या, जेनेटिक मेकअप बढ़िया है तो फिर ग्रोथ फैक्टर डिपेंड करेंगे, ग्रोथ कैसी हुई है उसकी। यानी हमें समझ में आ गया कि जितना भी इंटरनल फैक्टर वो डिपेंड करेगा उसके या तो जेनेटिक मैटर पे, जेनेटिक मैटर कैसा है, और दूसरी चीज जो उसका ग्रोथ कैसी हुई है, उसको कंडीशन कैसी मिली है। ठीक है। तो वही लिखा गया यहाँ पर कि जितने भी इंटरनल फैक्टर, प्लांट फैक्टर होते हैं, वो डिपेंड किस पे करते हैं, वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं कि जेनेटिक मेकअप कैसा है, और दूसरा ग्रोथ कैसे हुई है प्लांट की। ठीक है, किस कंडीशन में प्लांट ग्रो किया है, उसी हिसाब से उसकी लीफ का साइज होगा, लीफ के नंबर होंगे, क्लोरोफिल होंगे, सब कुछ उसी हिसाब से होगा। ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट कम होंगे बाहर तो फिर क्या होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई तो लीफ क्लोरोफिल कम हो जाएंगे। देखा आपने अभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में काम करते हैं। ठीक है। वही हम जब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सनलाइट देखेंगे, टेम्परेचर है, और आपकी एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन है, वाटर है। तो ये सब एक्सटर्नल कंडीशन है जो कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर जो मेनली डिस्कस करना है, इन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है। हमारी NCERT इन्हीं के बारे में डिस्क्राइब करके बताती है आपको। ठीक है। यानी एक बात हमें समझ, एक एक करके हम देखेंगे अभी सारे फैक्टर्स को, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें बच्चे कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है इसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर आ गए। ठीक है। और जब किसी भी प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर चले आते हैं, तो वहां पर अब दिक्कत हो जाती है कि कौन सा फैक्टर इसकी रेट को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, कैसे पता करें कि इसकी रेट किस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। उस प्रोसेस की जो रेट है उस किस पे डिपेंड कर रही है, फिर इसको जान पाना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसको हम कैसे जान पाएं कि उसकी रेट किस पे डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए ब्लैकमैन साहब ने अपना लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ब्लैकमैन साहब का जो लॉ है ये क्या कहता है, ये जो लॉ कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप खुद सोचो, मान लो किसी क्लास में, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, अब उस क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है, उस टीचर के पढ़ाने की जो रेट है कि कितना जल्दी जल्दी वो पढ़ा देगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। क्या जो सबसे तेज बच्चा है उस पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं सर, जो सबसे तेज बच्चा है वो तो प्रमोट करेगा। उनका रेट किस पे, उनका पैर कौन पकड़ लेगा, बार बार कौन वो पीछे खींच लेगा, जो वहां पर सबसे कमजोर बच्चा है, जो वहां का जो सबसे कमजोर बच्चा होगा वो क्या करेगा, पैर खींच लेगा उनका, जैसे भागना चाहेंगे, नहीं सर धीरे, थोड़ा एक बार और बताइए, एक बार और बताइए। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर भी होता है, जब किसी फैक्टर को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे, किसी हमारे कोई भी प्रोसेस को अगर अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर जब वहां पर आ जाते हैं, तो वो जो आपका प्रोसेस होता है, वो उसका जो रेट है वो मेनली उसी पर डिपेंड करता है। उस रेट का, उसका जो रेट है तेज होगा कम होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर सबसे कम अमाउंट में है। समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल सी चीज है, जो सबसे कम अमाउंट में होगा उसी पर डिपेंड करेगा उस प्रोसेस का रेट। ठीक है। तो यही ब्लैकमैन साहब ने बताया।
ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार क्या है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, इफ एनी केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाई मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाई द फैक्टर, कौन सा फैक्टर, जो कि एट सब ऑप्टिमम लेवल और नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम लेवल, जो सबसे मिनिमम लेवल पर होगा वही उस प्रोसेस की रेट को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं, सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ना हमको। जब हम लाइट की बात करते हैं बच्चे, तो लाइट जो है तीन तरीके से अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। लाइट की क्वालिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है और लाइट का ड्यूरेशन क्या है, ये तीन पैरामीटर हमें देखने पड़ते हैं लाइट से रिलेटेड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखने के लिए। ठीक, तो अगर हम बात करें लाइट की क्वालिटी की बात करें अगर बच्चे, तो प्लांट जो है, जो टोटल जो सनलाइट आ रही है, टोटल जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है हमारी सनलाइट की, उनमें से केवल 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट है, केवल 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, 400 से कम वाली वेवलेंथ को यूज नहीं कर पाएगा, 700 से ज्यादा वाला इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो केवल 400 से 700 नैनोमीटर वाली लाइट जो है वो यूज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसको हम बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, 400-700 वाले का वाला फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इनमें भी अगर हम बात करें तो कौन सी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी, या फिर कौन सी वेवलेंथ प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो वो है रेड एंड ब्लू। ठीक है, इन दोनों जो लाइट है इनमें बहुत ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है इन लाइट को। एंड इसके बाद अगर हम बात करें लाइट की इंटेंसिटी की, जब हम बात करते हैं ये कैसे अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां देखिए एक मैंने ग्राफ बना रखा है, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है अपने। तो जब देखो, जब लाइट की इंटेंसिटी देखो, यहाँ ये लाइट की इंटेंसिटी है और ये इधर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या है, बहुत कम है, बाकी सारे फैक्टर आपने अच्छे से दिया, CO2 अच्छे से दे रखा है, पानी अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है उसको, टेम्परेचर ठीक ठाक है। ठीक, वैसे लाइट और टेम्परेचर दोनों रिलेटेड क्वांटिटी है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मोस्ट एक्यूरेटली अगर बात करें तो क्या करोगे, CO2 और H2O, है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे हमने दिखा रहा है लाइट की इंटेंसिटी, और वाई एक्सिस पे हमने दिखाया हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जब अगर हम बात करें, अगर इस प्लांट को हमने पानी अच्छे से दे रखा है, CO2 अच्छे से दे रखा है, मतलब इसकी सारी कंडीशन आप फेवरेबल कर दो, और केवल क्या ना दो उसे, केवल अगर लाइट मत दो उसे, लाइट नहीं दिया बाकी सब कुछ दे रखा है, तो क्या देखा जाता है कि अगर लाइट नहीं है बाकी सब कुछ है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नहीं होगा। देख रहे हो, बहुत लो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं कर रहा है फोटो, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं है तो होगा ही नहीं। और जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ते हुए चली जाएगी, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ते हुए चला जाएगा, क्योंकि बाकी सब उसको मिल रहा था, लाइट ही नहीं मिल रहा, और लाइट जैसे जैसे मिलेगा तो एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी आपको। ठीक है, तो जब लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है, तो एट लो लाइट इंटेंसिटी पर क्या, देखो लो लाइट इंटेंसिटी जब लाइट की लो है, तो लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या होता है, एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलती है हमें, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ चला जाएगा। और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जब जाकर जब लाइट उसको अच्छी खासी मिल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो रेट जो है वो तो आपका स्लो होने लगता है और कांस्टेंट होने लगता है। क्यों, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि शुरुआत में लाइट नहीं थी, तो कोई भी क्लोरोप्लास्ट उसका लाइट नहीं पा रहा, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, नहीं करेगा। जैसे जैसे लाइट बढ़ते चली जाएगी, लाइट मिलना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा जब इसके सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट को लाइट मिल रही है, जब सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट पे लाइट गिरेगी तो सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रेट हो जाएगा। उसके बाद अगर लाइट आप बढ़ा भी दो तो क्या होगा, जब सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट जब एंगेज हो जाएंगे काम करने में, तो लाइट का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कोई काम कर ही रहा है। तो अब लाइट के बढ़ाने से क्या होगा, रेट फोटोसिंथेसिस का नहीं बढ़ेगा। वही शुरू में लेकिन जब आप लाइट बढ़ा रहे थे तो पहले 2 क्लोरोप्लास्ट काम कर रहे हैं, तो लाइट और बढ़ाया आपने, तो और ज्यादा क्लोरोप्लास्ट एंगेज होंगे, तो और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन ऐसे करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, तो एक तो टाइम आएगा जब सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट एंगेज हो जाएंगे, सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे, और जब सबके अंदर फोटोसिंथेसिस होने लगेगी तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर लाइट के बाद क्या होगा, रेट आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट दिखा रखा है, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि बाकी सारे और अलग अलग लिमिटिंग फैक्टर अब होने लगेंगे। ठीक है, CO2 वगैरह भी कम होने लगेगा अब, क्योंकि सबको यूज कर रहा है, हर एक आदमी हर एक क्लोरोप्लास्ट यूज करने लगेगा, तो CO2 भी कम वहां पर हो जाएगी, तो वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आपने क्या किया, अगर और लाइट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, और लाइट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट घटना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अब फोटो ऑक्सीडेशन होने लगेगा, सोलराइजेशन होने लगेगा। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन, सोलराइजेशन, ये सारी चीजें होने लगेगी।
अगर हम बात करें सोलराइजेशन क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वो लाइट क्या करेगा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, और जब पिगमेंट ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट तो कम ही होगी ना बच्चे। इसीलिए क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर मिनट से जब बहुत ज़्यादा कर दोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वही कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन, सोलराइजेशन, ये सब फैक्टर आ जाएंगे फिर, और आपके सारे पिगमेंट सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक है, यही अगर हम बात करें जो टोटल फोटोसिंथेसिस है, केवल उस जो टोटल हमारी जो सनलाइट है, उस टोटल सनलाइट का केवल 10% यूज करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इस 10% टोटल सनलाइट का 10% जो सनलाइट है उसी पर क्या होता है, रेट जो है वो सेचुरेट कर जाता है, समझ लो, सारे यूटिलाइज हो जाते हैं, सारे काम करना शुरू कर देते हैं क्लोरोप्लास्ट, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कितने परसेंट लाइट पर, केवल 10% लाइट पर, कितनी कम रिक्वायरमेंट है सोचो। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है बच्चे कि लाइट जो है इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, लाइट जो है वो रेयर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कुछ जगहों को छोड़ दें, कभी कोई लाइट भी आपका लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, तो ये किस जगह पर हुआ, जहां लाइट मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, ऐसी कौन सी जगह होती है, जैसे जो शेड्स के अंदर प्लांट है ना, बहुत सारे प्लांट से घिरे हुए हैं शेड्स के अंदर, डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर रही है, एंटर कर ही नहीं पा रही है लाइट। क्लाउडी स्काई हो जाएगा तो फिर क्लाउडी स्काई हो गया तो फिर ज्यादा लाइट नहीं मिल रही अर्थ पर। ठीक, और अलोंग विद डेप्थ इन द सी वाटर, है ना, जैसे जैसे पानी के नीचे चलना, सी वाटर में जैसे नीचे जाओगे तो लाइट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर इन सब कंडीशनों को छोड़ दें तो बाकी कहीं भी आपको लाइट का भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोटल लाइट का केवल 10% तो यूज होना है, तो लिमिटिंग फैक्टर इसीलिए नहीं होता है। ठीक है, और थर्ड क्वांटिटी क्या बताओ लाइट से रिलेटेड, वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने समय तक के लिए लाइट को एक्सपोज किया है। और जब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर की, जब हम बात करते हैं तो अगर आपने क्वालिटी, ठीक है, और इंटेंसिटी अगर ऑप्टिमम दी है, सही क्वांटिटी सही क्वालिटी दे रहे हो, सही इंटेंसिटी में दे रहे हो, तो ड्यूरेशन कभी मैटर नहीं करता बच्चे। ठीक है, ड्यूरेशन उस केस में मैटर नहीं करता है, केवल दो ही चीज मैटर कर रही है आपकी, और दोनों अगर आपने अच्छे से दे रखा है, ऑप्टिमम दे रखा है लाइट को, तो आपका वहां पर ड्यूरेशन मैटर नहीं करेगा, कितने समय के लिए आपने उसको लाइट दिया। CO2 कंसंट्रेशन की बात करें, कैसे अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, तो देखा जाता है बच्चे कि तुम्हारा मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही कम है इस समय। ठीक, कितनी है, 0.02 से 0.03 से 0.04, जो कि 300 से 400 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या बताओ, ये मेन लिमिटिंग फैक्टर आपका बन जाता है CO2 कंसंट्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए बताइए किसके लिए मेनली ये लिमिटिंग फैक्टर बनेगा, C3 की C4, तो बोला जाएगा कि मेनली फॉर C3। क्यों? क्योंकि पता है सर C4 जो है उन पर तो एनवायरमेंटल CO2 का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, क्योंकि C4 को CO2 कहाँ से मिलता है बताओ, तो इनडायरेक्टली मिलता है मैलिक एसिड से। ठीक है, इसीलिए हमारे जो C4 होते हैं बच्चे, वो डायरेक्टली एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन जो है उसको अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर लो कंसंट्रेशन है CO2 की, तो मेनली किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर होगा, तुम्हारा C3 प्लांट के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली एनवायरमेंटल CO2 पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, C4 प्लांट की अगर बात करें तो इनका सेचुरेशन जो है वो 360 पर होता है, और C4 का 360 पर है, और C3 का सेचुरेशन 450 पर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सेचुरेशन किसका पहले हो जा रहा है बताओ, तो C4 प्लांट जल्दी सेचुरेट हो जा रहे हैं, 360 पर ही सेचुरेट हो जा रहे हैं। आपको ये यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप कम ज्यादा याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें C4 प्लांट जो है वो कम CO2 कंसंट्रेशन पर ही सेचुरेट हो जा रहे हैं। क्यों? वही बात है, क्योंकि सर इनको डायरेक्ट एनवायरमेंट की CO2 नहीं लेनी है, इनका सेचुरेशन किस पर डिपेंड करेगा, मैलिक एसिड पर, और वो तो हमेशा बहुत ज्यादा रहती है बच्चे ने यहाँ पर, जहां पर इनका यूटिलाइजेशन है, इनका जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आप कैसे पता करोगे, कितना ग्लूकोज बना, फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे पता चले, कितना ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज बनता है C3 साइकिल में। ग्लूकोज कहां बन रहा है, C3 साइकिल में। तो वहीं अगर हम बात करें, जब C3 साइकिल के अंदर ही ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, और ग्लूकोज कहां बन रहा है, C3 साइकिल में, और C4 प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 कहां से मिल रहा होता है, मैलिक एसिड से, इनडायरेक्टली मिलता है ना एनवायरमेंट से, तो इनडायरेक्टली है, इसीलिए उनका सेचुरेशन क्या होता है, पहले हो जाता है, क्योंकि उनके पास हमेशा मैलिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। मैंने बताया था C4 साइकिल में आपको,
तो इसलिए बोलेंगे इनका सैचुरेशन पहले हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहे हैं एनवायरनमेंट पर, ठीक है। तो कम एनवायरमेंटल CO2 पर ही सैचुरेट होगा और इनका सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एनवायरनमेंट के CO2 पर डिपेंडेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम देखेंगे CO2 कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है बच्चे, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये अप टू सर्टेन लिमिट तक ये काम कर रहा है, अप टू 0.05% तक काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा आपने बढ़ करा दिया ना बच्चे तो वो डैमेजिंग हो जाता है ओवर लॉन्ग पीरियड, वो प्लांट के लिए डैमेजिंग होता है। कई सारी कंडीशन के लिए डैमेजिंग हो जाएगा, तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी तो हो सकता है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें, यानी हमें एक बात समझ में आई, अगर आप CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने लगोगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। ग्रीन हाउस जो बनाते हैं बच्चे, वहाँ पर हम ग्रीन हाउस में ये तो कर रहे हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा CO2 दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। तो जो ज़्यादा जो CO2 वहाँ दे रहे हो ग्रीन हाउस में, तो वहीं अगर बात करें हमारी ये टोमेटो हैं, बेल पेपर है, इनको हम क्या करते हैं, इनको जब ग्रीन हाउस में ग्रो कराते हैं तो देखते हैं जैसे जैसे CO2 बढ़ाते हैं तो ये इंक्रीज फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है अंदर इंक्रीज CO2 एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये C3, ये टोमेटो और बेल पेपर क्या है, C4 की C3? सर C3 है, क्योंकि C3 ही तो है जो कि इंक्रीज CO2 बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ाते हैं। C4 सर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि C4 डायरेक्टली एनवायरनमेंट का CO2 यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उनके पास तो हमेशा CO2 ज़्यादा है। तो डायरेक्टली CO2 बढ़ाने पर कौन फोटोसिंथेसिस बढ़ाते हैं, अपना C3। तो यानी टोमेटो और बेल पेपर हमारी NCERT के एग्जाम्पल है, क्या है, दे आर C3 प्लांट। और ये जो CO2 बढ़ाने पर जो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। क्या बोला इसको हम लोगों ने, CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। टेम्परेचर की अगर बात करें बच्चे, तो टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स के थ्रू अपना इफेक्ट दिखाता है। किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। टेम्परेचर का इफेक्ट एंजाइम पर होता है और एंजाइम पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, और उस तरीके से टेम्परेचर एंजाइम को अफेक्ट करके पूरे प्रोसेस को अफेक्ट कर देता है। और अगर हम देखें बच्चे कि एंजाइम का ज्यादा काम कौन से प्रोसेस में आया था, तो डार्क रिएक्शन में आया था। लाइट रिएक्शन में ज्यादा एंजाइम यूज नहीं हुए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट लाइट रिएक्शन पर होगा कि डार्क रिएक्शन पर, तो आप बोलोगे डार्क रिएक्शन पे। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन ही मेनली एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है और टेम्परेचर का इफेक्ट मेनली एंजाइम पर होता है। इसलिए लिखा है, सो द टेम्परेचर मेनली इफेक्ट्स ऑन डार्क रिएक्शन देन लाइट रिएक्शन, ठीक है। और अगर वही हम देखा, अगर C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट जो होते हैं हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड है, ठीक है। हाई टेम्परेचर कितना, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर के लिए अडेप्टेड है। और C3 प्लांट क्या होते हैं बताओ, लो टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं। मैंने वहां पर भी बताया था आपको, क्या, जब मैं C4 पढ़ा रहा था, कि अगर लो टेम्परेचर पे काम कराना है तो C3 को लाओ, और अगर हाई टेम्परेचर पे काम कराना है तो C4 को लाओ। वहीं अगर हम देखेंगे बच्चे कि कौन कितना टेम्परेचर ले सकता है, प्लांट झेल सकता है, वो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर, वो किस एनवायरमेंट में रहता है। तो जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन वाले जो प्लांट होते हैं, ट्रॉपिकल, उन पर ज्यादा लाइट गिर रही है, डायरेक्ट सनलाइट कॉन्टैक्ट में। देखो ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के पास वाले तो ट्रॉपिकल होता है, तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। टेम्परेट वाले थोड़े ऊपर हो गए तो कम लाइट जा रही है। तो किनकी और टेम्परेचर ऑप्टिमम किसका ज्यादा होगा, वो ट्रॉपिकल वाले होंगे। तो ये लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल प्लांट जो होते हैं दे आर अडेप्टेड टू हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन टेम्परेट रीजन, ठीक। यानी इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली कौन पाए जाते हैं, तुम्हारे C4 प्लांट, ताकि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें। जब हम वाटर की बात करते हैं बच्चे, तो वाटर का जो मेजर इफेक्ट होता है, मेन इफेक्ट होता है, वो कहाँ पर होता है, वो प्लांट पर होता है डायरेक्टली। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये पहले प्लांट को इफेक्ट करेगा, और प्लांट को जो ये इफेक्ट कर रहा है उस इफेक्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाता है। अब कैसे अफेक्ट कर रहा है प्लांट को कि फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जा रहा है, तो देखिए अगर, तो ये अगर वाटर स्ट्रेस हो गया प्लांट को, है ना, पानी की अगर कमी हो जाती है प्लांट के अंदर, तो हमने देखा अगर पानी की कमी हो जाएगी तो टर्जिडिटी नहीं हो पाएगी, सेल टर्जिडिटी मेंटेन नहीं कर पाएगी। और जब सेल का टर्गर प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो आपको पता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की जो ओपनिंग हो किस पे डिपेंड कर रही है, टर्जिडिटी ऑफ सेल पे। और जब हमारी सेल टर्जिडी नहीं रह पाई जाएंगी, तो हमारी और जब सेल हमारी टर्गर प्रेशर ही मेंटेन नहीं कर पाएंगी, पानी ही नहीं है, टर्जिडी नहीं है सेल, तो ओपनिंग नहीं हो पाएगी स्टोमेटा की। और जब स्टोमेटा की ओपनिंग नहीं हो पाएगी तो CO2 कहाँ से लेगा वो, और CO2 नहीं लेगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वाटर अफेक्ट करे। डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को इसने अफेक्ट नहीं किया, बल्कि किसको अफेक्ट किया इसने, स्टोमेटा बंद करा दी, CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो गई, फोटोसिंथेसिस कम हो गया। और क्या करेगा, पानी की कमी हो जाएगी तो विल्टिंग हो जाएगी, लीफ कर्ल कर जाएंगी, लीफ की सरफेस जो है कर्ल कर जाएगी। और लीफ की सरफेस अगर कर्ल हो जाएगी तो क्या होगा बताओ सर, लीफ की सरफेस की कर्लिंग होने की वजह से क्या होगा, लीफ की सरफेस एरिया कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगी। और सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो जितना एरिया से अब ले रहा था लाइट, उतनी एरिया उस सब लाइट नहीं ले पाएगा, तो कम लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कम फोटोसिंथेसिस होगी।
उसी तरह अगर बात करें तो आपको पता है कि वाटर जो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है हर एक एंजाइम के ट्रांसपोर्ट के लिए, मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। जब पानी कम हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि वाटर उनको भी रेगुलेट कर रहा है। तो इस तरीके से वाटर जो है वो अपना इफेक्ट प्लांट पे डायरेक्टली डालता है, और प्लांट पर जो इसका इफेक्ट होता है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो जाएगा आपका, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अगर हम बात करें हमारा वाटर जो है बच्चे, ये एक तरीके का रिएक्टेंट भी होता है लाइट रिएक्शन में, फोटोलिसिस होती है वाटर की, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है। यानी हमें समझ में आ गया कि वहां पर आपका रिएक्टेंट की तरह अगर ये यूज हो रहा है, लेकिन आप जब देखोगे तो केवल 1 से 2% ऑफ टोटल एब्जॉर्ब्ड वाटर, जो टोटल पानी एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, उसका केवल 1 से 2% पानी ही यूज होता है आपका यहाँ पर लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस के लिए। यानी एक बात समझ में आ गई सर कि वाटर जो है यहाँ पर तो कभी लिमिटिंग नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पर इसकी लिमिटिंग कंडीशन नहीं आई कभी, ठीक। तो वाटर का यानी इफेक्ट मेनली किस पर होगा, प्लांट पर, प्रोसेस पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस में जहाँ पर वो रिक्वायर्ड हो रहा है वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी कम है कि उतनी रिक्वायरमेंट तो हर कंडीशन में प्लांट पूरी कर देगा, ठीक है। तो बच्चे हमने पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, पूरी मैकेनिज्म हमने ग्लूकोज बना लिया, फैक्टर्स देख लिए कौन से अफेक्ट करते हैं, C3 C4 फोटो रेस्पिरेशन, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारी एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज दे रखी है उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे पिगमेंट्स के बारे में, किसका क्या कलर होगा, और साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब ये चीज़ें हम थोड़ी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिगमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से पिगमेंट्स लीफ के अंदर पाए जाते हैं। तो पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, यानी पिगमेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा लीफ से, और लीफ से पिगमेंट को आइसोलेट करने के लिए एक टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से जब लीफ से पिगमेंट को आइसोलेट किया गया तो क्या देखा गया कि जो लीफ का जो कलर आपको दिखता है बच्चे, वो कलर केवल किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं है, केवल क्लोरोफिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई पिगमेंट है उसकी वजह से कलर है उसका, बल्कि लीव्स के अंदर कई सारे पिगमेंट पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो कलर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने एनसीईआरटी के हिसाब से, हमारी एनसीईआरटी ने जिन जिन पिगमेंट्स के बारे में बात किया है उसी हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पर और एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लीफ पिगमेंट को अगर सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करेंगे भाई, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम लीफ के पिगमेंट को सेपरेट करते हैं। और इसको सेपरेट किया तो कौन कौन से पिगमेंट हमको मिले यहाँ पर, हमें मिला क्लोरोफिल ए मिला, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स मिले हमको। और क्लोरोफिल ए की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, कलर पूछा जाता है बच्चे, हर एक पिगमेंट का आपसे कलर पूछा जाता है। तो जो हमारा क्लोरोफिल ए है ये ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, कलर याद रखना पड़ेगा आपको, ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन कलर होता है इसका। क्लोरोफिल बी का कैसा कलर है, तो ये येलो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, येलो ग्रीन कलर का हो गया आपका क्लोरोफिल बी। ज़ैंथोफिल की जब बात की जाती है तो ये येलो कलर का होता है, और वही कैरोटीन की जब हम बात करें तो ये येलो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इनके कलर याद करने पड़ेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चे तो पिगमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। जितने भी हम पिगमेंट जानते हैं इन्हीं तीनों कैटेगरी में किसी ना किसी से बिलोंग करते हैं। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें बच्चे तो ये लिपिड नेचर के होते हैं, तो वो लिपिड नेचर के मतलब पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे, मोस्टली ग्रीन कलर्ड होते हैं, ठीक। और कई सारे क्लोरोफिल आप खुद जानते हो, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, अलग अलग जगह हम पढ़ते हैं अलग अलग क्लोरोफिल को, ठीक। यहाँ पर भी हमने अभी देखा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी को देखा यहाँ पर हमने, ठीक। क्लोरोफिल ए की सिंथेसिस के बारे में, बायोसिंथेसिस से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि कहाँ से बना, किसने बनाया क्लोरोफिल ए को, तो ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम ए ये मिलकर बनाते हैं पहले प्रोटोक्लोरोफिल। इनके फॉर्मेशन से क्या बन गया, प्रोटोक्लोरोफिल। और ये जो प्रोटोक्लोरोफिल है ये लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी हमको समझ में आ गया कि क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए हमें, ठीक है। लाइट मिलेगी तभी क्लोरोफिल ए बनेगा, ठीक है। तो ये भी पहले क्वेश्चन आया करते थे, क्लोरोफिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड लाइट, तो क्लोरोफिल ए के बनने के लिए लाइट भी चाहिए होती है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल का जो मेजर जो एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर होता है इसका, जो साइक्लिक रिंग उससे मिलती हैं, उनमें आपको कौन कौन से एलिमेंट मेनली मिलेंगे जो इसकी बायोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो आपका होता है मैग्नीशियम, आयरन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं आपके क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स की, जब हम बात करते हैं तो कहते हैं इट इज़ द मोस्ट स्टेबल पिगमेंट, सबसे स्टेबल पिगमेंट यही होता है आपका कैरोटिनॉइड, ठीक है। और केमिकली क्या होते हैं, टर्पिन्स होते हैं, टर्पिन्स के बने हुए केमिकल हैं ये कैरोटिनॉइड्स। और यहाँ पर जो आपने पढ़ा बच्चे भी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये कोई अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों कैरोटिनॉइड ही होते हैं, कि फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि ग्रुप के हैं, यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स हैं दोनों।
कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक। और जो थर्ड तरह का पिगमेंट का जो ग्रुप बनाया हम लोगों ने उसको हम बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। इसमें ये कौन से पिगमेंट होते हैं बच्चे? प्रोटीनेशियस पिगमेंट होते हैं सारे फाइकोबिलिन्स में। और इसमें जो आप फाइकोसानिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो याद होगा रेड एल्गी के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होता है? ये सब फाइकोबिलिन्स होती हैं। ये अलग तरीके का एक हमारे पास पिगमेंट है। बस मैंने आपको एक आइडिया लगाने के लिए सब चीज़ें बताई हैं। इस पर क्वेश्चन अब आने के चांस नहीं है, लेकिन हमें पता तो रहे कि पिगमेंट क्या होते हैं, कितने ग्रुप हैं, क्या चीज़ें हैं, इसको शॉर्ट में हमने पढ़ लिया, ठीक है। पिगमेंट से रिलेटेड एक हमसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इटायोलेशन। इटायोलेशन क्या होता है? तो अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताओ? एलोइंग हो जाएगी ना। उस एरिया में जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ पर एलोइंग हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं इटायोलेशन, कि लाइट के एब्सेंस में जो एलोइंग हो जा रही है, डिस्कलरेशन हो जा रहा है लीफ का, उसको हम बोलते हैं इटायोलेशन, ठीक है। इन्हीं पिगमेंट से रिलेटेड कुछ ग्राफ दे रखे हैं बच्चे हमारे एनसीईआरटी में। तो ये जो पहला ग्राफ है, इस ग्राफ में दिखाया गया है कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट पर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्ड करता है। तो देखिए ये क्लोरोफिल अलग अलग कलर में दिखा रखा है, क्लोरोफिल बी का, कैरोटिनोइड का, क्लोरोफिल ए का, सबका दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक। तो आपसे क्या पूछा जाता है? ये ग्राफ दे देंगे आपसे, ठीक है, और आपसे पूछेंगे बताओ कि ये किस चीज का ग्राफ है। तो आपको बताना होगा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, कि कौन सा जो पिगमेंट है वो किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस लाइट का किया जाता है, अभी देखते हैं हम। नहीं, पहले इस ग्राफ को आप समझिए। दूसरी बात हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दूसरा जो ग्राफ है ये आपका एक्सन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। एक्सन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि किस तरह की वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो देखो यहाँ पर शुरुआती जो लाइट है इनमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, फिर बीच में देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया, और फिर यहाँ पर लास्ट वाला मतलब रेड वाले रीजन में, और इधर ये ब्लू वाले रीजन में, ये ब्लू वाला रीजन है और ये रेड वाला रीजन है। तो इन्हीं दोनों रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो ये ग्राफ है आपका एक्सन स्पेक्ट्रम का, कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में प्लांट जो है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। और थर्ड वाला ग्राफ में क्या किया बताओ? नीचे वाला एब्जॉर्प्शन का है, ऊपर वाला एक्शन का है। तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को ओवरलैप करके दिखा दिया इन्होंने एक ही ग्राफ में। तो आपसे पास डायरेक्ट ये तीन ग्राफ दिए जाते हैं। ये वाला देगा तो पूछेगा बताओ किसका ग्राफ है, तो आपको बोलना होगा एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। ये देगा तो बोलोगे आपको ये दोनों शो कर रहा है, एक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों शो कर रहे हैं। ये आपसे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। तो हमने उस ग्राफ में देखा बच्चे कि प्लांट जो है वो रेड और ब्लू इन्हीं लाइट को सबसे ज्यादा रेस्पॉन्ड कर रहा है। फोटोसिंथेसिस भी इसी में ज्यादा कर रहा है और एब्जॉर्प्शन भी इसी का कर रहा है। लेकिन अगर इसमें ही पूछा जाए कि एक्शन मतलब कि फोटोसिंथेसिस किसमें ज्यादा होती है, रेड ब्लू में तो होती है, लेकिन रेड में कि पहले रेड बोलेंगे पहले ब्लू बोले, तो एक्शन स्पेक्ट्रम में आपको बोलना होता है रेड एंड ब्लू, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन की जब बात आती है पूछता है एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा हो रहा है, पहले ब्लू का बोलें कि पहले रेड का बोलें, मतलब ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका कर रहा है, ब्लू का कि रेड का, तो आपको बोलना होता है ब्लू एंड रेड, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो रेड और फिर आपका ब्लू, यहाँ पर ब्लू फिर रेड, ऐसे जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप इस हिसाब से कर सकते हो। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक हम बना सकते हैं, क्या? एक्शन, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, ये तो याद रहेगा एक ब्लू था, एक रेड था, एक रेड ब्लू था, एक ब्लू रेड था। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो बताओ अगर आपको एब्जॉर्ब करना है तो गर्म चीज ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे कि ठंडी चीज? तो सर ठंडी चीज। रेड का मतलब कहीं ना कहीं रेड, हॉट, गर्म से रिलेट करते हैं हम। तो एब्जॉर्ब करने के लिए किसको पहले रखो? ब्लू को रखो, और एक्शन के लिए जस्ट उल्टा कर दो। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। हमने अभी जितने भी पिगमेंट्स पढ़े बच्चे, सारे पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हमारी जो लीफ की जो मिजोफिल सेल होती है बच्चे, जो मेन कॉर्टेक्स है लीफ का, जिसको मिजोफिल बोलते हैं, उनकी जो सेल है मिजोफिल सेल, और उन मिजोफिल सेल में हमें पता है कि इस क्लोरोप्लास्ट के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि लीफ बनी है, वो सेल बनी है मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं? ये लाइट के रेस्पॉन्स में अलग अलग तरीके का अलाइनमेंट शो करते हैं उस मिजोफिल सेल के अंदर। अब किस तरीके का अलाइनमेंट शो करते हैं वो आप अपने हिसाब से सोचोगे। कैसे? हमारी एनसीईआरटी भी लिखती है इस चीज को। एक बात बताइए, अगर आपकी क्लास में कोई एकदम ऐसा टीचर आ जाए, बहुत तेज तर्रार वाला टीचर आ जाए, है ना, तो अगर ऐसा कोई टीचर आ जाए जिससे बहुत ज्यादा डर लगता हो आपको, बहुत हाई इंटेंसिटी वाला टीचर आ जाए, तो ऐसे टीचर की क्लास में आप कैसे बैठते हो? तो आप चाहते हो कि आप उसकी नजर में आओ ही ना। तो इसके लिए क्या होता है बच्चे, कि सारे बच्चे एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं लाइन से। ऐसा आपने देखा होगा, सारे बच्चे एक दूसरे के पीछे लाइन से छिपना चाहते हैं कि कोई किनारे दिखे ही ना, ठीक है।
तो यहां पर कहीं ना कहीं आप किस तरीके से बैठ रहे हो बताओ, उस टीचर की जो इंटेंसिटी है, जिधर से वो टीचर आपके पे वार करेगा, उसके जस्ट पैरेलल हो गए आप सारे के सारे, लाइन से एक दूसरे के पीछे लाइन से अलाइन हो गए। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये इधर टीचर की आवाज आ रही है और आप भी इसी के पैरेलल एकदम एकदम लाइन से, ताकि टीचर देख ही ना पाए आपको, एक के पीछे एक आप छिप जाते हो। तो इसी तरीके से हमारी क्लोरोप्लास्ट करती हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है बच्चे, तो ये सारे के सारे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये देखिए ये हमारी मेसोफिल सेल है, और ये मेसोफिल सेल की वॉल हो गई, लेटरल वॉल हो गई, और ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ये एकदम एक दूसरे के पीछे ऐसे अलाइन हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, कब, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी, ताकि ये इस लाइट से बच सके, क्योंकि डिस्ट्रक्शन का चांस है यहां पर। तो ये देख रहे हो, एक दूसरे के पीछे अलाइन हो गए, ठीक है। तो इस अलाइनमेंट का कहीं ना कहीं कैसा अलाइनमेंट है ये, तो इधर से लाइट आ रही है और ये भी पैरेलल टू द लाइट, देख रहे हो, पैरेलल टू द लाइट अलाइन हो गई है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट, और किधर, अलोंग लेटरल वॉल, ठीक है, इस लेटरल वॉल के अलोंग, ठीक है, अलाइन हो जाएंगे इस तरीके से। ये कब होगा, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन सोचो, कोई ऐसा टीचर अभी क्लास में आ जाए जो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, तो क्या होता है, सारे के सारे बच्चे क्या कर सके तो सबको सुनाई दे पाए, इसलिए क्या होते हैं, सारे के सारे बच्चे पहली डेस्क पे आके बैठ जाते हैं, ऐसे एकदम पहले डेस्क पे लाइन से बैठ जाते हैं, कि पता नहीं सेकंड डेस्क पे भी चले गए तो पता नहीं आवाज आएगी कि नहीं आएगी। तो सारे के सारे बच्चे ऐसे लाइन से बैठ जाते हैं, ऐसे लाइन से, ताकि तुरंत सब सुनाई दे जो जो वो बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होते हैं, हमारे ये क्लोरोप्लास्ट भी करते हैं। वो क्या करते हैं बच्चे, इधर देखिए, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत लो होती है, बहुत लो है, तो क्या किया उन्होंने, वो इस तरीके से लाइन से अलाइन हो गए, लाइन से, ताकि सबको लाइट मिल सके, और वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, वो फूड बना पाए, ठीक है। और ये जो लाइन से अलाइन हुए बच्चे, ये जो लाइन से यहाँ पर अलाइन हुए हैं, ये किस तरह का अलाइनमेंट होगा बताओ, तो लाइट इधर से आ रही है और ये ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर टू द लाइट हो गया ना, लाइट इधर से आ रही है और लाइट कैसे अलाइन है, तो परपेंडिकुलर टू द, देखो परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट है ये परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, जिधर से लाइट आ रही है उसके जस्ट परपेंडिकुलरली ये देखो अलाइन हो गए यहाँ पर, इसको हमने बोला क्या, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। और वहीं सोचो क्या, कि ठीक है, अच्छी खासी आवाज में भी बोल रहा है आदमी, टीचर आपका मान लो क्लास में बहुत अच्छे खासी आवाज में, बहुत लो भी नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है, ऑडिबल वॉइस है, सब कुछ सही है, इंटरेस्टिंग चल रहा है, सब बढ़िया है, तो क्या होंगे, सारे बच्चे बिखर जाते हैं इधर उधर, जो जहां बैठा है बिखर के आराम से बैठता है, क्योंकि आवाज तो आ ही रही है, क्योंकि मॉडरेट है, आराम से पहुंच सकती है हर जगह पे, ठीक है। वही यहां पर है, जब लाइट मॉडरेट होगी तो क्यों जहमत करेंगे कि लाइन से जाकर अलाइन हो, तो पूरे रैंडमली ऐसे बिखर जाते हैं मेसोफिल सेल के अंदर, क्योंकि सबको तो लाइट मिलेगी क्योंकि मॉडरेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो लाइट के रेस्पॉन्स में अपना अलाइनमेंट शो करते हैं मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे जब मॉडरेट लाइट है तो रैंडम हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम नाम भी देते हैं, इस पैरेलल अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरास्ट्रोफ बोलते हैं, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर अलाइनमेंट जो है इसको हम बोलते हैं एपिस्ट्रोफ मैनर, किस तरीके से अरेंज हो गए, तो एपिस्ट्रोफ मैनर, ठीक। और यहाँ पर इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ मैनर, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा नीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो डायरेक्टली यही पूछेगा, पैरेलल की, परपेंडिकुलर की, रैंडम, किस कंडीशन में क्या होगा, ये नाम आने के चांसेस बहुत कम है आप नीट में, तो ठीक है। तो यानी जो आपको याद रखना है वो तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। अब हम कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ साइंटिस्ट लोगों के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या किया बच्चे फोटोसिंथेसिस के फील्ड में। तो अगर हम बात करें सबसे पहली बात कि हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, तो हमारे स्टीफन हेल्स को बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। वहीं इन्होंने फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कह सकते हो, फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस भी नहीं कह सकते हो, इन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया था उस पर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फोटो सिस्टम की, जो हमने देखा था फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड, तो फोटो सिस्टम जो है वो किसने दिया फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट, तो हमारे इमर्सन एंड आर्नल्ड साहब ने फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक चीज और पूछ जाती है, रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बच्चे कि प्लांट को क्या किया, ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहां पर केवल 680 से ऊपर वाली लाइट मिल रही थी। जब इन्होंने प्लांट को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहां पर केवल 680 से ऊपर वाली लाइट मिल रही थी, तो क्या हुआ, उस प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक जो इल्ड थी, उस प्लांट की जो इल्ड थी, फोटोसिंथेसिस थी, वो कम हो गई। क्यों कम हो गई आप समझ सकते हो कि जब 680 ऊपर से ऊपर वाली लाइट ही केवल दोगे तो केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम करेगा, और जब अकेला फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस की इल्ड तो कम होनी ही होनी है।
तो इसीलिए क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की यील्ड कम हो गई। 680 से ऊपर लाइट दिया, फिर 700 जो पूछ दिया जाए आपसे 700 नैनोमीटर की लाइट दी, तो क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो गई। तो ये जो कम हुआ, ड्रॉप हुआ फोटोसिंथेटिक यील्ड में, इसी को इन्होंने नाम दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्योंकि कौन सी लाइट दे रहे थे, रेड वाली लाइट, क्योंकि 700 वाली लाइट कहीं ना कहीं 680 से ऊपर और 700 वाली रेड वेवलेंथ वाली लाइट होती है आपकी, इसीलिए इन्होंने बोला उसको रेड ड्रॉप इफेक्ट। और फिर क्या किया उन्होंने, उसके बाद क्या किया, प्लांट को इंटरमिटेंट लाइट में रखा। इंटरमिटेंट मतलब क्या, जिसमें हर तरह की लाइट मिल रही थी, 680 700 हर तरह की लाइट मिल रही थी उनको, 400 से 700 हर एक वेवलेंथ में उसमें आ रही थी। तो उसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ गई, और इसको इन्होंने नाम दिया इमर्सन इफेक्ट। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया हमें ये सब चीजें। सर इमर्सन इफेक्ट मतलब कि जब इंटरमिटेंट लाइट देंगे। इससे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि इंटरमिटेंट फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कब शो करता है प्लांट। तो आपको याद रखना है कि प्लांट जो है बच्चे, वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वो इंटरमिटेंट लाइट में ही करता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पर। ठीक है, इस लाइट में इंटरमिटेंट, समझ पा रहे हो, क्योंकि हर तरह की लाइट रहेगी तो हर तरह का सिस्टम काम करेगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और एक्सपेरिमेंट हमारे हैं, जैसे कि आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है, या फिर लीफ को एक वेरीगेटेड लीफ किया और दूसरा क्या लिया हमने, लीफ को पार्सली कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। देखो लीफ ली यहाँ पर, और इस लीफ को क्या कर दिया, पार्सली ब्लैक पेपर से कवर कर दिया बीच में। ठीक है, तो वेरीगेटेड लीफ मतलब समझते हो, कुछ ऐसे लीफ होती हैं जिनमें कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट होता है, कहीं कहीं हरी होती हैं, बाकी जगह अलग कोई कलर होता है, उनको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। तो क्या देखा, जब इस वेरीगेटेड लीफ को लिया और जब इस हाफ पार्सली कवर्ड लीफ को लिया, तो क्या देखा, थोड़े समय के बाद इनको लाइट में रखने के बाद फिर हमने टेस्टिंग की। आयोडीन डालते हैं बच्चे, ठीक है, आयोडीन जो होता है स्टार्च से बाइंड कर जाता है पूरा। ठीक है, तो उससे कलर चेंज होता है, उसको हम नोटिस करते हैं। जब आयोडीन डाला तो क्या देखा कि वेरीगेटेड लीफ में केवल जो ग्रीन वाले पार्ट था, केवल वो ग्रीन वाले पार्ट का ही कलर चेंज हुआ। यानी सर उस ग्रीन वाले पार्ट ने ही केवल क्या किया, फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया, केवल उसी ने बनाया, ग्रीन वाले पार्ट ने। तो समझ में आ गया इससे अच्छा कि केवल ग्रीन पार्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, और यहाँ पर दूसरे जो जो आपने पार्सली कवर्ड लीफ ली थी, इसमें क्या हुआ, जितना पार्ट ब्लैक पेपर से कवर था उस पार्ट में फिर से फूड नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना। ग्लूकोज नहीं बना तो क्या हुआ, फिर यहाँ पर आयोडीन की टेस्ट क्या है, निगेटिव आई आपकी। निगेटिव आई मतलब क्या हुआ, पता चल गया हाँ कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट भी चाहिए, क्योंकि केवल इतना ही रीजन था जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ से हमको क्या पता चला इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट चाहिए और ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में केवल फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से एक हमारा है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि जो लीफ है, उस लीफ का जो आधा पार्ट है एक कंटेनर में डाल दिया, देख रहे हैं, और इस कंटेनर में क्या डाला हुआ है, कॉटन रखा हुआ है जिसके अंदर क्यूएच है। ठीक, क्यूएच से सॉक करके कॉटन डाल दिया इसके अंदर, बोतल के अंदर। अब ये क्यूएच की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ये पूरा जो है CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जब आपने क्यूएच सॉफ्ट कॉटन यहाँ पे डाला तो ये क्यूएच सॉफ्ट कॉटन क्या करेगा, इस कंटेनर का पूरा CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इस कंटेनर में CO2 नहीं है, और केवल यानी सर इस कंटेनर में CO2 नहीं है, और उसके बाद इसको लाइट में रख दिया हमने। और फिर क्या देखा, थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि ये जितना पार्ट आपने इसको इसमें क्यूएच सॉफ्ट था, जितना आपने इसमें डाला था, उतने पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी। वही आयोडीन डाला इस पर तो इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर कलर चेंज हो गया जो एक्सपोज्ड पार्ट था। तो इससे हमको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस करानी है तो CO2 की जरूरत है वहां पर। ठीक है, CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अब देखो कितना आसान है समझना इस चीज को, क्योंकि हम जानते हैं सर CO2 तो खुद रॉ मटेरियल है, उधर लाइट क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइट खुद सर जरूरी है लाइट रिएक्शन चलाने के लिए। ठीक है, तो इस सब चीजों को अब आसानी से हम समझ सकते हैं, इसीलिए मैं इसको आपको बाद में पढ़ाना चाहता था। ठीक है, यहाँ पर CO2 क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ से हमको पता चल गया। अब हम एक एक करके जो 3-4 साइंटिस्ट लोगों के बारे में हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस हुआ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोसेफ प्रिस्टली साहब के बारे में। इनको बोला जाता है कि ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, और इन्होंने बताया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर का क्या रोल है। पता है आपको, एयर चाहिए, ऑक्सीजन है सर, एरोबिक रेस्पिरेशन, सारी चीजें। ठीक, तो इनका प्लांट की ग्रोथ में क्या रोल है, इन्होंने इस पे काम किया, बताया। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी से एक बार पहले। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चे, इन्होंने एक जार लिया, इस जार में क्या रखा, इन्होंने बर्निंग कैंडल और माउस को रखा। तो थोड़ी देर के बाद क्या देखा इन्होंने बच्चे की बर्निंग कैंडल जो थी वो भी बुझ गई और माउस भी बुझ गया। इनका ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने जो देखा वो देखो पहले आप। ठीक है,
फिर उन्होंने क्या किया, इसी जार में क्या किया, जहाँ पर इन्होंने बर्निंग कैंडल और माउस रखा तो वहाँ पर उन्होंने एक मिंट प्लांट भी रख दिया। तो जब उन्होंने एक मिंट प्लांट रख दिया तो उन्होंने क्या देखा कि अब वो बर्निंग कैंडल भी जल रही है और ये आपका माइस की भी डेथ नहीं हुई। तो इनका ये ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर ये जो माइस था और ये जो आपकी बर्निंग कैंडल है, ये माइस भी क्या कर रहा है, यहाँ पर यहाँ की जो एयर है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है जो कि इसको जलने के लिए चाहिए और यहाँ पर इसको लिविंग रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सबको पता है। तो इन्होंने बोला कि जो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस ये एनिमल है, ये क्या करते हैं, इस एयर को फाउल कर देते हैं थोड़ी देर के बाद, और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है गायब हो गई, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। और वहीं जब हमने मिंट प्लांट रखा तो क्या इन्होंने ये बोला कि जो मिंट प्लांट ये क्या कर रहा है अब, कि जो बर्निंग कैंडल और ये माइस, ब्रीदिंग माइस, इन्होंने जो एयर को जो फाउल किया, यहाँ पर जो एयर को जो खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, यहाँ का जो ऑक्सीजन रिमूव कर दिया एक तरीके से, तो उसको कौन रिप्लेनिश कर देता है, उसको रिप्लेनिश कर देता है ये मिंट, ये प्लांट। ठीक है, ये प्लांट क्या कर दे रहा है, इस बर्निंग कैंडल और माइस ने जो यहाँ की एयर को जो फाउल किया है ना, डैमेज किया है, उसको इस मिंट के प्लांट ने क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। तो ये इनका कंक्लूजन था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी बच्चे इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट से। क्या बोला इन्होंने बोला कि प्लांट जो है वो रीस्टोर करते एयर को। ठीक है, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, जो इस बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल ने जो एयर रिमूव किया उसको दोबारा कौन रीस्टोर कर देगा, प्लांट। अब आपको सोचो कितनी अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ सर, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन बनाते हैं, और ये जो ऑक्सीजन बनाएंगे वो ये आपके बर्निंग कैंडल यूज करेंगे कंबशन के लिए, और एनिमल यूज करेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए। और इन्होंने ये जो एनिमल है, इस एनिमल ने जो CO2 बनाया है, इस बर्निंग कैंडल से जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, वो CO2 क्या होगा, उसको कौन यूज कर लेगा, प्लांट। किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, और इसीलिए ये आपका पूरा सेटअप अब इसमें ना माइस की डेथ हो रही है, ना बर्निंग कैंडल बुझ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे जैन इंगेनहाउस साहब का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया बच्चे, जो प्रिस्टले साहब ने जो सेटअप तैयार किया था उसी सेम सेटअप का इन्होंने यूज लिया, लेकिन अब इस बार क्या किया उन्होंने, एक बार उन्होंने इस सेटअप को लाइट में रखा, फिर उसी सेटअप को डार्क में रखा। और पता है जब लाइट में रखेंगे तो ही फोटोसिंथेसिस प्लांट करेगा, तभी वो प्यूरिफाई कर पाएगा एयर को, ऑक्सीजन बना पाएगा। और जब डार्क में रख दोगे तो लाइट रिएक्शन होगी नहीं डार्क में, तो ऑक्सीजन कहां से बनेगा। इन्होंने भी वही देखा कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस। कौन सा प्लांट प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है, पता है सर, सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। और यही प्रोसेस क्या कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है एयर को, जो कि वो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने सेम सेटअप को लेकर इस चीज को देख लिया। यहाँ पर इन्होंने लाइट की नेसेसिटी को बताया पहले कि लाइट जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, और उस एक्वेटिक प्लांट को उन्होंने क्या देखा कि उस एक्वेटिक प्लांट का जो पार्ट ब्राइट सनलाइट में था, केवल उसी पार्ट से क्या हो रहे थे, स्मॉल बबल्स निकल रहे थे। और ये स्मॉल बबल क्या होंगे पता है सर, इस प्लांट का, इस एक्वेटिक प्लांट का जो पार्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रहेगा उस पार्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। और वही ऑक्सीजन के बबल्स जो है वो निकलेंगे, और वही ऑक्सीजन के बबल्स इनको दिखाई दिए। एंड नॉट इन द डार्क, और जो डार्क में रहेगा वो फोटो, उसमें लाइट रिएक्शन चलेगा नहीं, तो बबल्स कहां से बनेंगे। यही इन्होंने देखा कि जो प्लांट का पार्ट जो सनलाइट में था वो बबल्स निकाल रहा था, जो नहीं था बबल्स नहीं बन रहे थे। कौन सी बड़ी बात है ये। ठीक है, अब हमारे लिए आसान हो गया सब कुछ, ठीक है, क्योंकि हम पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने अपना एक कंक्लूजन दिया, हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दी इन्होंने, क्या कंक्लूजन निकाला बच्चे, कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। सही बात है, क्योंकि ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उन्हीं में लाइट रिएक्शन केवल चलेगा, और वो भी कब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक, जूलियस वॉन सैक्स साहब ने क्या किया बच्चे, इन्होंने एविडेंस दिया किस चीज का, कि जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज बनाता है। सही बात है, प्लांट ग्रो करेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। इसी का इन्होंने एविडेंस दिया, जूलियस वॉन सैक्स। अब आपको बस याद रखना है किसने क्या बोला। ठीक है, तो जूलियस वॉन सैक्स साहब ने ग्लूकोज के बारे में बात की, ठीक, कि प्लांट बनाता है, और ग्लूकोज को प्लांट स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में। अब यहाँ पर बात आती है क्यों स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर आप बात करो बच्चे ग्लूकोज की, तो प्लांट ग्लूकोज बनाता है, और जब प्लांट को ग्लूकोज को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो प्लांट उसे सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करता है, और जब प्लांट को स्टोर करना होता है तो प्लांट उस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। ये ऐसा कुछ होता है, आपको पता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम बात करें तो हमारा ग्लूकोज है बच्चे, हाईली एक्टिव सब्सटेंस होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ना इसके अंदर,
जिसकी वजह से हाईली रिएक्टिव होता है ना, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, और सोल्यूबल तो है ही हमारा ये, ठीक है, सोल्यूबल होता है सर ग्लूकोज, पता हमें। तो हम ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये हाईली एक्टिव है, और हाईली एक्टिव है तो हो सकता है कि आपने सोचो लीव से क्या भेजा, आपने लीव से भेजा ग्लूकोज, और रास्ते में किसी से रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट कर गया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे सब्सटेंस में। अब जहां पहुंचा वो किसी और ही फॉर्म में पहुंचा है, कि कुछ और ही मिल रहा है जो सेल को पहुंचा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है ग्लूकोज, एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से हाईली रिएक्टिव होता है, तो रास्ते में ये किसी अलग केमिकल से रिएक्ट करके क्या कर सकता है, कुछ और बना देगा, और पता चला जहां पहुंचा वो ग्लूकोज नहीं, कुछ और ही पा रहे हैं बेचारे, ठीक है। तो इसीलिए सोचा गया कि नहीं अब ट्रांसपोर्ट करना है तो ग्लूकोज को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो जो कम से कम रिएक्ट तो ना करे रास्ते में, ठीक है। और बताओ ग्लूकोज को जिस फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो फॉर्म सोल्यूबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ सर। सोल्यूबल होना चाहिए। अगर सोल्यूबल नहीं होगा तो पानी में घुलकर कैसे जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। यानी हमें ग्लूकोज को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि क्या हो, जो पानी में, वाटर में सोल्यूबल हो, और वाटर में सोल्यूबल होने के साथ साथ क्या होता हो, इनएक्टिव हो, ठीक है, इनएक्टिव हो, ताकि रिएक्ट ना करे रास्ते में। और ये फॉर्म हमें क्या मिला, इस फॉर्म, वही ग्लूकोज के इस फॉर्म को बोलते हैं सुक्रोज। यानी हमको समझ में आ गया कि जब ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में चला जाएगा तो क्या होगा, उसको ग्लूकोज को सुक्रोज की फॉर्म में इसीलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ा ग्लूकोज में, इस भैया हटा दीजिएगा इसको, है ना। तो हमें ग्लूकोज को सुक्रोज में इसीलिए कन्वर्ट करना पड़ा ताकि क्या हो, वो इनएक्टिव हो जाए और सोल्यूबल भी रहे, ठीक है। यानी सुक्रोज कैसा होता है, हमारा इनएक्टिव फॉर्म है और सोल्यूबल फॉर्म है। फिर अब बात आती है स्टोर करने की। जब स्टोर करने की बात आती है तो हम ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर देखें बच्चे, हमें अगर बताओ, अगर आपको कोई चीज इकट्ठा करनी है, स्टोर करनी है घर में, तो कैसे स्टोर की जाएगी बताओ। सर वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो वहीं जाके उठा लाए, और जरूरत पड़े वहीं जाके उठा लाए, मतलब बताओ कैसा होना चाहिए, वो सोल्यूबल होना चाहिए वहां पर कि इनसोल्यूबल होना चाहिए। तो एकदम सही बात है, इनसोल्यूबल होना चाहिए, ताकि जहां उसको रखा जाए वहीं पर पड़ा रहे, वो वहीं से उठा लिया जाए उसको। तो प्लांट को भी इसी फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा जहां से उठा ले वो, यानी वो इनसोल्यूबल हो। और रिएक्टिव होना चाहिए कि नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। तो सर वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, पता चला कि स्टोर करके कुछ और आए और किसी से रिएक्ट करके कुछ और बन गया वो, ठीक है। यानी आप जिस फॉर्म में स्टोर करना चाहते हो किसी भी चीज को, वो इनसोल्यूबल होना चाहिए और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारा ऐसा फॉर्म कौन है, स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि सर वो इनसोल्यूबल भी है और नॉन रिएक्टिव, और जब जरूरत पड़ेगी तो स्टार्च कन्वर्ट भी हो जाएगा ग्लूकोज में, और सेल यूज कर लेगी उसको, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं क्या, कि ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये केमिकली क्या होता है, रिएक्टिव होता है और सोल्यूबल होता है। केमिकली रिएक्टिव और सोल्यूबल होता है ग्लूकोज हमारा, ठीक। वहीं जब हम बात करते हैं सुक्रोज की, तो ये केमिकली इनएक्टिव होता है, ठीक, और सोल्यूबल होता है। इसीलिए तो सर सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं हम, इनएक्टिव भी है और सोल्यूबल भी है। वही स्टार्च क्या होता है बताओ, केमिकली इनएक्टिव और इनसोल्यूबल भी होता है, इसीलिए एक जगह पर पड़ा रहेगा, ठीक। तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी इनकी प्रॉपर्टीज। सो जूलियस वॉन सैक साहब ने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए बाद में। क्या देखा उसमें, इन्होंने क्या प्रूव किया, इन्होंने बोला कि कुछ ग्रीन सबस्टेंस होते हैं प्लांट की सेल में, ठीक है, जो कि उस प्लांट की सेल की किसी स्पेशल बॉडीज के अंदर रखे रहते हैं, ठीक। और हम आज इस ग्रीन सबस्टेंस को क्या जानते हैं, यही हमारा ग्रीन सबस्टेंस क्या है, क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल स्पेशल बॉडी में तो रखा ही है। स्पेशल बॉडी क्या है, ये स्पेशल बॉडी सर होती है क्लोरोप्लास्ट। तो ये इन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर कुछ ग्रीन सबस्टेंस होते हैं जो कि एक स्पेशल बॉडी में रखे रहते हैं, और हम जानते हैं ग्रीन सबस्टेंस क्लोरोफिल है और वो स्पेशल बॉडी क्लोरोप्लास्ट है आज के समय में। अब हम एंगलमान साहब का जो एक्सपेरिमेंट है बच्चे, उसके बारे में बात करेंगे। TW एंगलमान साहब ने क्या किया, इन्होंने एक मीडियम तैयार किया। उस मीडियम में इन्होंने क्या रखा, क्लेडोफोरा जो अलगी है बच्चे, उसको इन्होंने रखा, और इसके साथ बैक्टीरिया को रखी। कैसी, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया और क्लेडोफोरा का एक सस्पेंशन तैयार किया इन्होंने, मीडियम तैयार किया पूरा। और फिर क्या किया बच्चे, इन्होंने इस मीडियम पर, ये जो मीडियम इन्होंने तैयार किया है पूरा, कल्चर मीडियम इनका, इस मीडियम पर क्या किया इन्होंने, लाइट जो है वो इल्यूमिनेट कराया, लाइट गिराई इस पर। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो सनलाइट है वो इस पर नहीं गिराई, बल्कि क्या किया, उस लाइट को प्रिज्म से पास कराया, है ना। और प्रिज्म से पास कराने के बाद हमें पता है कि लाइट जो अपनी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में टूट जाती है। जो हमारे जो सातों जो कलर हैं वो कलर में अपना वो डिवाइड हो जाएंगे सारे, डिस्पर्सल हो जाएगा लाइट कलर का सारे,
ठीक है, आपने देखा है फिजिक्स में ये। तो अब क्या हुआ कि ये जो लाइट का डिस्पर्सल हो गया और ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट सारी अलग अलग हो गई। अब सारी यहाँ पर व्हाइट लाइट से अलग हुई सब ये। और ऐसा होने के बाद क्या हुआ बच्चे, अब हमें समझ में आ गया कि इस मीडियम पर अब अलग अलग जगह पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट गिरेगी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट गिरी। देखिए वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ठीक, ग्रीन, ऐसे तुम्हारा अलग अलग जगह पर अलग अलग लाइट जो है वो इल्यूमिनेट हो रही है, गिर रही है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो क्लेडोफोरा जो कि ब्लू वाले रीजन में आ रही थी, ठीक है, जो कि ब्लू वाले रीजन में आ रही थी, जिन पर ब्लू लाइट गिर रही थी, उन क्लेडोफोरा के अराउंड जो ये एरोबिक बैक्टीरिया थी वो बहुत ज्यादा ही इकट्ठा हो रही थी। और ये कहां ज्यादा इकट्ठा हो रही थी, तो ये उन एल्गी के पास भी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया दिखी जहां पर कौन सी लाइट गिर रही थी, रेड लाइट। ठीक है, जहां पर रेड लाइट गिर रही थी उस एल्गी के अराउंड भी क्या हो रही थी बताओ, ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठा हो रही थी, एरोबिक बैक्टीरिया। तो यहां पर इन्होंने ये नोटिस किया। अब आप समझ सकते हो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो शायद सर ये जो ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर के प्रेजेंस में और रेड कलर के प्रेजेंस में कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इवॉल्व हो रही है इन्हीं दोनों कलर की लाइट के साथ। और जब इन कलर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, इसीलिए ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में ही इकट्ठा हो रही है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पर ज्यादा होंगे जहां पर ऑक्सीजन होगा। तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि ब्लू और रेड है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो एक एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, ठीक है, कि किस लाइट में सबसे ज्यादा एक्शन होता है। एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस किस लाइट में सबसे ज्यादा होती है, और इन्होंने क्या बताया कि वो सबसे ज्यादा होती है ब्लू और रेड लाइट में। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट है। देखिए, तो एक बार लिख लेते हैं क्या दिया इन्होंने बच्चे। इन्होंने सबसे फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया, और क्या बोला इन्होंने, सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो इन ब्लू एंड रेड। ठीक है, ये इन्होंने आउटकम दिया अपने एक्सपेरिमेंट से। और अगर हम देखें तो ये जो इनका एक्शन स्पेक्ट्रम है किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी जब मैंने आपको दिखाया था बच्चे, इसका वो ग्राफ जब मैंने आपको दिखाया था, उसमें आपने देखा था ये क्लोरोफिल ए और बी भी सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को रेस्पॉन्ड कर रही है, सबसे ज्यादा कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो ब्लू और रेड ही था। उस डायग्राम में हमने देखा था, जो ग्राफ बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने दिया है, ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ रिजेंबल कर रहा है, किसके, क्लोरोफिल ए और बी के साथ। ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, हमारे जो वॉन नील साहब है बच्चे, इन्होंने सबसे पहले और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमारी फोटोसिंथेसिस की जो अंडरस्टैंडिंग आज हम जो जानते हैं, आप जो इक्वेशन लिखते हो CO2 + H2 गिव्स C6H12O6 + O2, इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो बेस जो है इन्होंने तैयार किया था। आज जो हम इक्वेशन को जानते हैं अच्छी तरीके से, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट यहां बन रहा है, देखो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट के बनने का क्या बताया इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का, किसका, ऑक्सीडाइजेबल, ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हो गया आपका। ठीक, एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का जो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन क्या करता है, इस CO2 को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये देखिए, इन्होंने बोला कि एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, हाइड्रोजन रिलीज करना चाहता है अपना, तो इस सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल जो कंपाउंड है, इसका जो हाइड्रोजन है, इन्होंने बोला कि ये क्या करेगा, ये इस CO2 को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और यही होता है आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने इक्वेशन लिख दी कि H2A + CO2 गिव्स 2A+, ये कार्बोहाइड्रेट बताया उन्होंने, ग्लूकोज नहीं बताया, कार्बोहाइड्रेट बनाइए, और प्लस H2O। और इसी के पास हम जानते हैं कि H2O की जगह H2O लिख देते हो, प्लस CO2 कर देते हो। ए की जगह क्या है, ये क्या निकलता है आपका, ऑक्सीजन निकलता है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आप लिखते हो। ठीक है, और इस कार्बोहाइड्रेट के साथ आप क्या लिखते हो, यहाँ पर H2O लिखते हो। तो कहीं ना कहीं हम इसी इक्वेशन को आज मॉडिफाइड फॉर्म में जानते हैं जो इन्होंने बताई थी।
ठीक है। और इन्होंने ये जो अपना जो कंक्लूजन दिया, इसके लिए इन्होंने बच्चे किस ऑर्गेनिज्म की हेल्प ली, किस ऑर्गेनिज्म पे इन्होंने स्टडी की, तो इन्होंने बच्चे बैक्टीरिया का यूज किया था। कौन सी बैक्टीरिया? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया का यूज किया इन्होंने। और हम जानते हैं हमारी जो ये यू बैक्टीरिया होती हैं, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया हमारी यू बैक्टीरिया हैं। और ये यू बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, ये किस तरह का फोटोसिंथेसिस करती हैं? ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है, नॉन ऑक्सीजेनिक। नॉन ऑक्सीजेनिक मतलब कि इनके फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। और ऑक्सीजन क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि ये लोग जो होते हैं बच्चे, ये पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो होती हैं, इनमें फोटो सिस्टम सेकंड वाली तो बात है ही है कि फोटो सिस्टम सेकंड फंक्शनल नहीं है उतना ज्यादा। दूसरी बात क्या होती है कि ये लोग क्या करते हैं, ये इस हाइड्रोजन के लिए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए H2O का यूज ना करके बल्कि ये H2S को यूज करती है। और जब H2S को यूज करेंगे बताओ क्या निकलेगा? सल्फर निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ठीक है, अपनी इक्वेशन जहां पर H2O लिखते हैं उसकी जगह पर ये H2O की जगह पर कौन सा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यूज करती हैं? ये H2S को यूज करती हैं अपनी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के लिए और हाइड्रोजन को रिलीज कराने के लिए। ठीक है, रिड्यूस कराने के लिए CO2 को इन्होंने H2S का यूज किया। इसीलिए ये क्या करेंगे, ये सल्फर रिलीज करती हैं, सल्फेट रिलीज करती है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और वॉन नील साहब ने क्या बोला, इन्होंने अपना एक थेसिस दिया। इन्होंने क्या बोला फोटोसिंथेसिस के बारे में? इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस जो है इज एन एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सही बात है, लाइट पे डिपेंड कर रहा है। इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ये देखो H2 है, इसका जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा? रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। वही बात, इन्होंने ये अपना कंक्लूजन दिया अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला, इन्होंने ये प्रूव नहीं किया, ठीक है, इन्होंने बस आशा जताई कि ऐसा होता है। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन यहाँ निकल के आता है वो H2O का होता है, ना कि CO2 का। ठीक है, तो इन्होंने ही इन्फरेट की ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है कहाँ का है? फ्रॉम H2O है, नॉट फ्रॉम CO2। ये प्रूव नहीं किया इन्होंने, बस इन्होंने ऐसा बताया अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हाँ ये जो ऑक्सीजन आ रहा है कहीं ना कहीं ये H2O का है। ठीक है, इस ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का होता है, ना कि CO2 का। ठीक है, और बाद में इसी चीज को प्रूफ किया किसने? बाद में हमारे रूबेन हसीद और कमल साहब ने क्या किया बच्चे, इन्होंने मिलकर क्या किया, इस चीज को प्रूफ कर दिया कि जो ऑक्सीजन है ये पानी का ही होता है, इस ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का ही होता है, ना कि CO2 का। कैसे इन्होंने प्रूफ किया? तो इसके लिए इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक, रेडियो एक्टिव टेक्निक का यूज किया। ठीक है, इन्होंने जो ऑक्सीजन लिया बच्चे, ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया, वो 16 होता है, इन्होंने O18 वाला ऑक्सीजन लिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इन्होंने उस प्लांट को जो पानी दिया बच्चे, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन कौन सा था? वो रेडियो एक्टिव वाला ऑक्सीजन था। और क्या देखा इन्होंने? और जो CO2 इन्होंने दिया वो नॉर्मल CO2 दिया। CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन इन्होंने दिया वो नॉर्मल दिया, वो 16 वाला दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो पानी दिया उस प्लांट को, उस पानी का जो ऑक्सीजन था वो पानी वाला ऑक्सीजन कैसा दिया इन्होंने? 18 वाला दिया, आर्टिफिशियल मीडियम तैयार करके। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी उस ऑक्सीजन के अंदर भी जो वो ऑक्सीजन था वो कैसा था? वो 18 वाला ऑक्सीजन था। O18 वाला मतलब कि वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन था, ना कि O16 वाला। तो इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो ऑक्सीजन है ये कहां से आता है? ये ऑक्सीजन आता है आपका फ्रॉम H2O, ना कि CO2 से।